नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो, वन दरोगा और जूनियर स्टैंड तीनों के लिए कंबाइंड त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम सामान्य ज्ञान का ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 4 करेंगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन को करेंगे। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस क्लास में हम वीडियो के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन जीएस के देखेंगे। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। जो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये जो बौद्ध दार्शनिक थे ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। ठीक है, ये मैं नाम लिख देता हूं बुक का। बुक का नाम है प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, तो ये बुक्स इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? वे कौन कौन से 3 रत्न दिए गए हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। ये गलत है, भाषण शब्द नहीं है, ये गलत हो गया। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, ये भी बात गलत है। ठीक है, इसमें जो है आपका सही व्यवहार गलत है बात। ठीक है, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण ये भी गलत है, इसमें सही पथ नहीं है। ठीक है, ये बात लास्ट वाली सही हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। एक सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है 103। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो देखो, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया है। तो 1527 में, 1526 में, 1524 में, 1525 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा, 1526 में। ये जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता दूं आपको। बाबर पानी पी के खाना खा के चंद घंटों में मर गया। ठीक है, तो इससे क्या है, पूरा कार्यकाल बाबर का कंप्लीट हो जाता है। मैं इस ट्रिक को लिख देता हूँ, फिर आपको समझा भी दूंगा अभी। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी कंप्लीट ट्रिक लिख दी है। बाबर पानी पी के 1526, खाना खा के 1527, चंद 1528, घंटों में 1529 और मर गया 1530। तो यहाँ पर क्या है, देखो, पानी पी के से पानीपत का युद्ध, खानवा से खाना खा के खानवा का युद्ध, चंद से चंदेरी का युद्ध, घंटों से घाघरा का युद्ध और माँ से मर गया। तो 1530 में बाबर मर गया था। तो ये पूरा क्रम इसमें कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर कहाँ स्थित है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, तुंगभद्रा। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है या राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो की थी वो हरियर और बुक्का नाम के इन 2 भाइयों ने 1336 में की थी। कब की थी? 1336 में इसकी स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है, इस समय जो नाम है वो है हम्पी। क्या नाम है इस समय? हम्पी नाम है। ठीक है, और इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया है। पहला था संगम वंश, फिर सलुव वंश, तलुव वंश और आराबीडु वंश। ठीक है, तो लगभग 300 वर्ष तक इस पर 4 साम्राज्यों ने या 4 वंशों ने शासन किया था इस जगह पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है कृष्णदेवराय था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कृष्णदेवराय था और विजयनगर साम्राज्य उनके कार्यकाल में जो है भव्यता के शिखर पर था। तो इसलिए उस जो है कृष्णदेवराय को
प्रसिद्ध राजा बोला गया है, सबसे प्रसिद्ध राजा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। जो महिलाएं थी वो जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है आपका क्या नाम है भाग लेती थी कुश्ती में। ठीक है, चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की जो दशा थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, चोल और बहमनी में। और विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्रियों को समाज में सम्मान पूरा दिया गया था। ये स्त्रियां जो हैं संगीत, नृत्य, ललित कलाओं, अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भाग लेती थीं। ठीक है, ये बात बताई गई है। और ये बात किसने बताई है? ये एक दार्शनिक है पायस, उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो जो आपकी सिविल सेवा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था वो 1786 से लेकर के 93 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1786 से लेकर के 93 तक चला था लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अपनी कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की थी, जिसके तहत जो है पुलिस, कर, व्यापार क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए गए थे। ठीक है, प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उन्होंने अधिकारियों के घूस, उपहार और निजी उपहारों या व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था इस संहिता के अनुसार। इनके द्वारा जो शुरू की गई थी प्रशासनिक व्यवस्था वो 1858 तक चलती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं हम लोग। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ठीक है, किस गवर्नर जनरल को? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, या फिर लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन को जो है आपका क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल में जो प्रस्तुत की गई थी स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव आया था वो 1882 में लेकर के ये आए थे। ठीक है, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 मतलब कि ये 10 है और ये 5 है, तो इसको बोल सकते हैं 15 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था जिसे लॉर्ड डैश के द्वारा पारित किया गया था। तो वो हिंदू विधवा विवाह अधिनियम जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया है, पर बात सीधी सी ये है। ठीक है, हॉर्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, या फिर मेटकॉफ के द्वारा। तो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है? अनुच्छेद 54, 63, 66 या फिर 74। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 66। जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 110 पे हम आ गए हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? ये सभी को पता होगा। ऑप्शन फिर भी पढ़ देता हूं मैं। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास, या फिर महान्यायवादी के पास। तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगर मृत्युदंड भी मिल जाए तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत ये काम कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ गए 111। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ठीक है, अवधि क्या है वो हमसे पूछी जा रही है। 1 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 माह। जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो निजी विधेयक सूचना जो पेश की जाती है, निजी विधेयक पेश की सूचना जो होती है वो 1 माह की अवधि के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, मतलब कि क्या बोलते हैं कि आपका बराबर बराबर पर रहती है बात। ठीक है, तो जो टाई की स्थिति होती है के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जब टाई हो जाएगा तो कौन आदमी वोट डाल करके एक तरफ फैसला करता है?
प्रधानमंत्री को वोट डालने का अधिकार है स्पीकर को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। स्पीकर जो है फिर अपना वोट का यूज करेगा और वो किसी भी एक पक्ष में अपना वोट डाल करके उस पक्ष को जिता देगा, ठीक है, या उस मतलब उस जो भी विधेयक आया तो उसकी तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, मतलब महान हिमालय में नहीं है वो, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंगा देवी। तो जो नंदा देवी, तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा माउंट नागटिब्बा हो जाएगा, ठीक है। माउंट नागटिब्बा जो है आपका महान हिमालय में नहीं है और बाकी ये तीनों जो है हमारे महान हिमालय में हैं, ठीक है। चलिए और जो आपका नागटिब्बा है वो लघु हिमालय में स्थित है। अब बात आती है महान हिमालय में कौन कौन से, तो मैं सारे नाम आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी महान हिमालय में आते हैं, और भी हैं, एवरेस्ट है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है और अन्नपूर्णा, ये सभी जो है महान हिमालय में आते हैं, ठीक है। नागटिब्बा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है वो हमसे पूछा जा रहा है। धौलाधार पर्वत, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है आपकी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है हमसे? पश्चिमी घाट है पर्वत, पठारों का ढलान या फिर पहाड़ियां। तो जो पश्चिमी घाट है वो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढलान हो जाएगा, पठारों का ढलान है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है क्या है? एक ढलान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वतमाला हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन है आल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज या फिर तिब्बत। तो ये सबको पता होगा सबसे बड़ी पर्वतमाला हमारी कौन सी है? एंडीज है। सबसे बड़ी पर्वतमाला हमारी कौन सी है? एंडीज है। ये जो पर्वतमाला है अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से उत्तर में दक्षिण में लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है एकांका गुआ है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी, लंबी जो पूछी बात गई है तो ये लंबाई हो जाएगी इसकी 7200 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 7200 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई आपको एकांका गुआ, उसकी ऊंचाई है 6960 मीटर तक, ठीक है। तो इतनी ऊंची है ये चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक सेकेंड, हाँ 117 पर आ गए हम लोग। माउंट किलिमिंजारो में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो उसका नाम बताना है। ये माउंट किलिमिंजारो कहाँ पर स्थित है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तंजानिया में, कीनिया में, इथोपिया में या घाना में। तो माउंट किलिमिंजारो जो है तंजानिया में आपकी स्थित है, ठीक है। अब ये जो आपकी जो ज्वालामुखी है इसकी जो ऊंचाई है या ऊंचाई ये बनी है, तो ये जो ऊंचाई है इसकी 58,5895 मीटर, ठीक है। 5895 मीटर ऊंचा ये निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कीवो है। कौन सी है? कीवो, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो कितनी है 5895, मतलब यही सेम ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंची मतलब सबसे ऊंचाई की जगह है, इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर भारत में। तो तनामी जो रेगिस्तान है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1,84,500 किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। ये मैचिंग करनी है हमें, नहीं हमें देखना है कौन कौन सी बातें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से हमें देखना है कौन कौन सी बातें सही जा रही हैं। तो देखिए प्राथमिक वस्तुएं हैं थोक मूल्य सूचकांक के लिए आपकी, और आपकी बात करें हम ईंधन और बिजली भी बात रहती है,
विनिर्मित उत्पाद भी रहते, सेवाएं नहीं रहती, तीसरा पॉइंट नहीं रहता, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक जब जो आपका लिया जाता है वो इन तीनों चीजों को देख करके लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 120 क्वेश्चन है हमारा, 120वां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, तो इस ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या फिर निगम कर। तो सेवा कर, सेवा कर हमें नहीं दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष कर है, और बाकी सब ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। पहले मैं अप्रत्यक्ष कर के नाम बता रहा हूँ, आप समझ सुनिए जरा ध्यान से। उत्पादन कर, अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं थे, आयात कर, मूल्य वृद्धि कर, ठीक है, और सेवा कर आपका किस में आ जाता है? सेवा कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा कर दिया तो इसलिए आपका ऑप्शन हो गया सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, अब तो खैर जीएसटी आ गया तो बाकी की बात है, कोई करने की दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हम लोग। भारत में आयकर को क्या कहा जाता? आयकर को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष एवं समानुपाती, प्रत्यक्ष एवं प्रगामी, प्रत्यक्ष एवं समानुपाती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एवं प्रगामी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगामी। जो भारत में आयकर है वो कैसा है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट लिया जाता है और प्रगामी चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए या तालों के लिए? तालों के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, जो फिरोजाबाद है वो कांच के सामान के लिए है, पीलीभीत खड़ाऊ के लिए है, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए, बहुत सारे मैं बता देता हूँ, 2-3 ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी और सिरेमिक बर्तनों के लिए, सहारनपुर आपका कास्ट और नक्काशी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा या फिर लखनऊ। तो मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह सहारनपुर जो है काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपका मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पीतल की नगरी कौन है? तो मुरादाबाद है। क्वेश्चन नंबर 124। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी या जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मुरादाबाद या फिर खुर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, जटिल नक्काशी के लिए, रंगीन तामचीनी के लिए और धातु की कला के लिए, मतलब कि पीतल की बात ही हो रही है। ठीक है, धातु की कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, लखनऊ जो है जरी और चिकनकारी के काम के लिए है, खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, और वाराणसी डीजल इंजन के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, मथुरा में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो तेल रिफाइनरी जो है केवल एकमात्र मथुरा में स्थित है, तो ये मथुरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिफाइनरी है वो बॉम्बे हाई, नाइजीरिया और मध्य पूर्व से आने वाला जो सल्फर क्रूड होता है उसको निष्कालन करती है, रिफाइनिंग करती है। ठीक है, और ये जो है भारतीय तेल निगम के द्वारा संचालित की जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या फिर बाराबंकी? तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और बाकी के कई बार हो ही चुके हैं। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए, वाराणसी रेशमी साड़ी के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रॉस बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा या फिर जैसलमेर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो है ईटा में स्थित है, और ये जो है ब्रॉस बेल, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है घुंघरू घंटी भी बनाई जाते हैं, तो ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस बात के लिए। जैसलमेर ब्रांच पीतल से निर्मित घंटियां सहित पीतल उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अटाला मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर या फिर फतेहपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। तो ये जौनपुर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड बात की। तो शर्की काल में जौनपुर में
अनेक भव्य भवनों एवं मस्जिदों एवं मकबरों का निर्माण कराया गया था। और ये जो कराया गया था फिरोज शाह ने 1393 में किया था। कब किया था? 1393 में फिरोज शाह के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस मस्जिद को 1408 में इसका शुरुआत तो इन्होंने की थी, फिरोज शाह ने, पर इसका जो कंप्लीट किया था वो इब्राहिम शाह ने 1408 में किया था। कब किया था? 1408 में जाके कंप्लीट किया था इब्राहिम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको डैश मेन्यू टैब पर जाना होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा। लेआउट, डिजाइन, रेफरेंसेस या फिर इंसर्ट। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब में हमें जाना होगा, तो वहीं से हम टेबल को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टीसीपी, टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछी जा रही है टीसीपी की। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही इसका आंसर सही है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीसीपी का जो मुख्य कार्य होता है वो पूरे डाटा को छोटे छोटे डाटा पैकेटों के रूप में विभाजित करके इंटरनेट में भेजना होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हब का, रिपीटर का, ब्रिज का या फिर राउटर का? तो स्टार टोपोलॉजी जो होती है उसमें जो है हब का यूज किया जाता है, हब लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किट लगा होता है जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे क्या बोला गया है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। कंट्रोल यूनिट, एरिथोमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो कंट्रोल यूनिट, सारा काम कंट्रोल यही करता है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम हो सके, बस ये समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन। कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जाता है? नहीं, मल्टीटास्किंग में ये नहीं होता है। कई लोग एक कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। बहुत से प्रोग्राम एक साथ संचालन किया जाता है? ये बात सही है। सी ऑप्शन इज राइट। मतलब एक ही बार में कई सारे टास्क हम करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, इस तरह से समझिए आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा संवहन करता है? मतलब बह रहा है जो जल, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन है गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो चल रही है बात, मतलब गति में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, बहती हुई जो भी बातें होंगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। जैसे कि गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहुत सारी जो भी चीज चल रही है वो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 135। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, अगर आपको बस और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वालिटी पूरी कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब इतना भी वो मत दिखाइए कि आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। कैसी वस्तु आने पर? पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो जो छाया बनेगी वो अपारदर्शी से बनेगी। ठीक है, जिसके जो ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी, तो उससे छाया बनेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। क्या कह रहा है? हम 136 पढ़ लेते हैं। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम क्या है, उसका औद्योगिक नाम हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या फिर लेड पर ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसका सूत्र होता है MgSO4। ठीक, क्या होता है? MgSO4। ठीक है, और इसका जो यूज होता है वो यूज होता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब चिकित्सकों के द्वारा होता है। ठीक है, इंग्लिश साल्ट भी इसे बोला जाता है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठीक है, ठोस कौन सा है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल या फिर इथर। तो आइडोफॉर्म जो है आपका ठोस होता है और बाकी तीनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब जो आइडोफॉर्म होता है इसका जो यूज होता है वो कीटनाशक के रूप में होता है।
क्लोरोफॉर्म एक का रासायनिक सूत्र जो होता है क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। इसका सूत्र कई बार पूछा गया क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, ये पूछ लिया जाता है। ये भी क्या होता है, ये रंगहीन और सुगंधित तरल होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो शल्य क्रिया के लिए होता है, रोगों को मूर्छा मतलब कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म का यूज। और एथिल अल्कोहल जो होता है एक प्रकार का अल्कोहल होता है, इसको जो है वार्निश पॉलिश दवाओं में घोल दिया जाता है, इसको यूज किया जाता है। और ईथर क्या होता है, ईथर का प्रयोग तेल बनाने में, वसा में, गोंद, रेजिन आदि में विलायक के रूप में किया जाता है ईथर का यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त है, रक्त क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है या उदासीन है। तो जो रक्त है आपका क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, 7.4 करीब इसका पीएच होता है, ठीक है। तो इसको क्षारीय प्रकृति में डाला जाता है। होता क्या है कि 0 से लेकर के 7 मतलब 7 से नीचे जो होंगे वो होंगे आपके क्या अम्लीय, और 7 से लेकर के 14 के बीच में जो होंगे वो होंगे क्षारीय। तो जो ब्लड है हमारा वो 7.4 इसका पीएच होता है, तो ये हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है। अब जो 7 पर होता है, जो 7 होता है वो पानी का पीएच होता है। जो शुद्ध पानी होगा ना तो वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तो उसका पीएच जो है 7 होता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड है उसका जो पीएच होता है 7.4 मतलब कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 139 है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग एवं मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण जो किडनी के द्वारा होती है, तो मल त्याग और मूत्र निर्माण के द्वारा होती है। मतलब लैट्रिन जब करते हैं और मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी से निकलते हैं उनके द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। सी ऑप्शन इज राइट। मनुष्य में यूरिया किससे बनता है, किसमें बनता है, यकृत में, पीलिया में, वक्र में या मूत्र वाहिनियों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो आपका यकृत कोशिकाओं में बनता है, तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। यूरिया किसमें बनता है, यकृत कोशिकाओं में बनता है, ठीक है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला भारत का पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, मथुरा में, करनाल में या फिर रोहतक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जो भारत का पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो पहला था वो आपका नई दिल्ली में हुआ था, और ये हुआ था 6 जुलाई को। कब हुआ था, 6 जुलाई 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर असमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, असमिया। असमिया भाषा में ये होता है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड बात। जो अग्रदूत समाचार पत्र की जो शुरुआत हुई है वो असमिया भाषा में हुई है, और ये द्विसाप्ताहिक मतलब कि 15 दिनों में आता है। और ये असम के वरिष्ठ पत्रकार कनल सेन डेका के द्वारा 1955 में शुरू किया गया था, ठीक है। दैनिक अग्रदूत एक नियमित समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन हुआ है। कब से, 1955 से। पहले 2 सप्ताह के बाद आता, अब जो है आपका रोजाना रेगुलरली आता है। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है 133वें, 135वें, 136वें या फिर 138वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, 135वें स्थान पर रहा है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। ये जो आपका जो शांति सूचकांक है, ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो जारी सूचकांक जो होता है, इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो आइसलैंड रहा है, सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पर आयरलैंड रहा है। ये भी पूछा जाता है। देखो मोस्टली क्या पूछा जाता है, फर्स्ट रैंकिंग पूछी जा सकती है या फिर भारत की स्थिति पूछी जाती है। 99% केसेस में भारत की स्थिति पूछी जाती है, और अगर क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो वो फर्स्ट वाले की रैंकिंग पूछ लेगा, ठीक है। और बैंकिंग में तो और भी ज्यादा हार्ड कर सकता है, वो पड़ोसी देशों की भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, रायपुर में या फिर भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वाराणसी से दिल्ली, कहां से कहां तक चलाई गई थी भारत गौरव योजना? वाराणसी से दिल्ली पहला ऑप्शन है, अयोध्या से दिल्ली, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये जो ट्रेन चलाई गई थी ये 14 जून को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 14 जून 2022 को चलाई गई थी। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी कोयम्बटूर से शिरडी नगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं हम लोग। भारत के किस शहर में ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब दूसरी बार जीता है? ऑप्शन है हैदराबाद ने, मुंबई ने, चेन्नई ने या फिर बेंगलुरु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद ने। हैदराबाद ने जो है ये दूसरी बार ये खिताब जीत लिया था ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर सतलज नदी पर? तो ये जो किया जा रहा है वो आपका चिनाब नदी पर किया जा रहा है। किस पे किया जाता है? रतले चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और इस योजना में जो विद्युत बनेगी उसके द्वारा 850 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 पर वही फिर से आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल पर लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाँ, आप सबने अगर कर दिया हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ आ गए हम लोग। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम फटाफट से, फिर हमको आंसर बताएंगे। राफेल नडाल ने, डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने या फिर निक कॉर्गेसियोस ने? तो सी ऑप्शन इज राइट, नोवाक जोकोविच ने जो है ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, और अगर महिला की खिताब बात की जाएगी तो महिला में जीता है एलेना ने। किसने जीता है? एलेना रवाकीना ने। ठीक है, एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या फिर 2040 तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक जो है ये लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा ये लक्ष्य हमने रखा है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं हम लोग। मरुस्थलीकरण से निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय UNCCD का 12 दिवसीय 14वां कॉप मतलब COP 14 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है। ये जो आयोजित हुआ वो 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। ठीक है, और इसने जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक भूमि के क्षरण के लक्ष्य रख लिया है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर से भाई चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने के में योगदान नहीं करता? नहीं पूछा जा रहा आपसे। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं, और बाकी सभी के सभी जिम्मेदार हैं, मैथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।